नमस्कार। आज हम उपन्यास के अंतर्गत भारतेंदु युगीन उपन्यास के विषय में चर्चा करेंगे। उपन्यास हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है और ये बहुत लंबे समय से चल रही है और बहुत ये उपन्यास के रूप में इस विधा का जो क्या कहेंगे बहुत ज़्यादा विकास जो है वो भारतेंदु युग से शुरू हुआ है। लेकिन ये पहले भी उपन्यास जो है वो पहले भी विधा रही है। इंग्लिश में ये उपन्यास लिखने का पहले भी था। बंगला में उपन्यास लिखे जाते थे। तो अन्य प्रांतीय भाषाओं में उपन्यास लिखने का चलन पहले से था। लेकिन हिंदी में जो उपन्यास लिखने का जो प्रारंभिक जो चलन हुआ वो उपन्यास लिखने का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। तो भारतेंदु युग में आधुनिक हिंदी उपन्यास जन्मा भी और विकसित भी हुआ। उसे प्रेरणा मिली बंगला उपन्यासों से। जैसा मैंने आपसे कहा कि बंगला उपन्यास हिंदी साहित्य में सबसे पहले आया है, जिससे प्रेरित होकर के जो है हिंदी उपन्यास का जन्म हुआ। 1864 ईस्वी में बंकिम चंद्र के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का हिंदी में अनुवाद हुआ। उसके बाद न केवल बंकिम चंद्र के अपितु रमेश चंद्र दत्त, हारणा चंद्र रक्षित, चंडी चरण सेन, चारुचंद्र आदि के उपन्यास का भी अनुवाद प्रकाशित हुए। इन्हीं से तथा अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरित होकर हिंदी में उपन्यास लिखे जाने लगे। हिंदी के पहले उपन्यास के रूप में जिन चार उपन्यासों का नाम लिया जाता है वो चार हैं। 1870 में गौरी दत्त द्वारा लिखा गया देवरानी जिठानी, 1872 ईस्वी में मुंशी ईश्वरी प्रसाद मुदरिस रियाजी और मुंशी कल्याण राव मुदरिस अव्वल उर्दूकृत बामा शिक्षक और दो भाई और चार बहनों की कहानी। 1877 में श्रद्धाराम फिरोरी कृत भाग्यवती, 1882 ईस्वी में श्री लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु। इनमें से पहली तीन रचनाओं में कोरी उपदेशात्मकता और यथार्थ जीवन का आभास न देने वाली कथाएं होने के कारण उपन्यास नहीं माना जाता। अतः प्राय सभी परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार करते हैं। यानी उन्होंने क्या कहा, कहानी में और उपन्यास में एक बहुत बड़ा बेसिक अंतर है। और वो बेसिक अंतर क्या है? कहानी में, जैसा कि इन्होंने बताया, कहानी में उपदेशात्मक शैली को हम ले सकते हैं। उपदेशात्मक दृष्टि से हम उसको लिखते हैं और बताते हैं, सुनाते हैं। लेकिन इसमें उपन्यास में पिरोया जाता है, उस कथा को पिरोया जाता है। जैसे नाटक में कथा पिरोई जाती है, नाटक में बताया नहीं जाता कि सीता ने आंसू बहाए, ऐसा नहीं होता। सीता के आंसू बहते हैं, वह दिखते हैं। सीता रोने लगी तो ये रोने के भाव से व्यक्ति अपने आप समझ रहे रोने लगी। वहाँ ये नहीं सीता रो रही थी, ये बाकी नहीं, मतलब बात को कहने का तरीका बदल जाता है। एक में कहानी बताई जाती है और एक में पिरोई जाती है। यानी व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घट रही हैं और उसको व्यक्त उसी ढंग से किया जाता है। अब प्राय सभी परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार करते हैं, क्योंकि उपदेशात्मक होने पर भी इसकी कथा यथार्थवासी है। एक तो उपन्यास में बहुत तरह की विधाएं, बहुत तरह की स्थितियों का वर्णन है। यानी इतिहास से रिलेटेड भी उपन्यास मिल जाएंगे, भौगोलिक स्थिति से भी रिलेटेड मिल जाएंगे, सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड मिल जाएंगे, शहरीकरण से रिलेटेड मिल जाएंगे, ग्रामीण प्रथा से जुड़े हुए मिल जाएंगे, प्रेम से जुड़े हुए मिल जाएंगे। उपन्यास तो जो क्या कहेंगे भारत के विभाजन से जुड़ा हुआ, जैसे तमस उपन्यास है। आप उसको पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि
आपके सामने वो 47 की घटना घट रही है। तो ये मतलब घटना बता नहीं रहे हैं आप, ऐसी घटना घटी थी। कहानी में हम बताते कि सन 47 में ऐसा हुआ था, और उपन्यास में हम देख रहे हैं धड़ाधड़ गोली चल रही है सामने वाले, तो वो अभिव्यक्ति हमको करनी पड़ती है। नाटक में कथोपकथन चलता है, मतलब नाटक में एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा उसका आंसर भी कर रहा है, तो कथोपकथन की भाषा बदल जाती है। उपन्यास में वो स्थिति चल रही होती है, वो स्थिति व्यक्ति के जीवन में चल रही होती है कि कैसे गोलियां चल रही हैं, कैसे एकदम वो रोती चली जा रही है, रोते रोते उसने देखा, या मतलब उसकी वो कथा जो है, जैसा मैंने कहा कि उसको प्रो दिया जाता है उस कथा को। लालाजी सचेत भाव से उपन्यास लिख रहे थे, यह बात इस पुस्तक के समर्पण के इस वाक्य से स्पष्ट है। डेडिकेट दिस बुक माई हम्बल अटेम्प्ट टू नॉवल राइटिंग टू यू। इस पहले उपन्यास के बाद भारतेंदु युग में बहुत बड़ी संख्या में उपन्यास लिखे गए। यहाँ तक कि हिंदी लोगों ने उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इन उपन्यासों को लक्ष्य की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया गया था। एक वर्ग उन उपन्यासों का है जो अपना विषय चाहे समाज से लें, चाहे इतिहास पुराण से, या शुद्ध काल्पनिक कथा गढ़ें, लेकिन मनुष्य जीवन की विभिन्न समस्याओं और भावनाओं को प्रस्तुत करने के साथ साथ शिक्षा भी देते हैं। ऐसे उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, हरिऔध, गोकुलनाथ शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, मेहता लज्जा राम शर्मा आदि ने लिखे। यानी ये सारे वो उपन्यास हैं जो भारतेंदु युग की बात चल रही है। उसके बाद फिर दूसरा युग प्रारंभ हुआ था, तो फिर दूसरे लोगों ने लिखे, तो ये लिखे गए। इसके अलावा जासूसी उपन्यास भी लिखे गए, जैसे चंद्रकांता वगैरह, वो भी उपन्यास इसी समय में आए हैं। तो उन उपन्यासों का भी चलन हुआ। तो आज भाग 1 में मैं इतना ही रखती हूँ। कल भाग 2 में फिर इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि उपन्यास एक अलग विधा है, और दूसरे उपन्यास एक संपूर्ण कथा पर भी आधारित होता है, और एक जो है एक छोटे रूप में भी आप उसको लघु उपन्यास के रूप में भी उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन बस उसका उपन्यास लिखने का एक पैटर्न अलग होता है, जो सामान्य कहानी से अलग होता है। कहानी में हम बता रहे होते हैं, उसमें हम जीवन जी रहे होते हैं उसी तरीके से जैसे नाटक में हम अपना जीवन जीता है व्यक्ति। वो मतलब वहाँ बताते नहीं है कि प्रहलाद जी के पिताजी ने ऊपर से बुआ को और उनको उसमें बैठा दिया। वहाँ वो जल रही है, लकड़ियाँ जल रही हैं, प्रहलाद जी बुआ की गोद में बैठे हुए हैं। वो स्थिति को पैदा करना पड़ेगा। तो ये नाटक उपन्यास और नाटक में ये विशेषता होती है, जिसको कि जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।